हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 25वां क्लास इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईथर एवं बेंजीन पृथक किए जाते हैं या आसवन विधि के द्वारा पृथक किए जाते हैं। ईथर एवं बेंजीन हवाई अड्डों पर पायलट को संकेत देने के लिए किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह नियॉन गैस होता है। हवाई अड्डे पर पायलट को संकेत देने के लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो यह सल्फर का यौगिक होता है। अगला है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है। तो कैरोलस लीनियस ने ही 1753 में प्रचलित किया है जीवों के द्विनाम पद्धति को। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में प्रस्तुत किया था 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु नीलहरित शैवाल, इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, समृद्ध किए जाते हैं। तो मोनेरा जगत में इनको रखा जाता है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, नीलहरित शैवाल, मोनेरा जगत में रखा जाता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे जाते हैं, यह तो प्रोटिस्टा जगत में रखे जाते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यह कोशिका होती है। जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यह शुतुरमुर्ग का अंडा है। यह संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडा में। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है, यह सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका है यह मानव शरीर की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो यह अंडाणु है, ओवम होता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो लुईन हॉक ने 1774 ईस्वी में की है जीवित कोशिका की खोज। अगला है, जीव द्रव्य की खोज किसने की है? डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की है। जीव द्रव्य का नामकरण किन्होंने किया है? पुरकिंजे ने किया है 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण। कोशिका भित्ति पाया जाता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? यह पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह लिपिड यानी प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। गोल्जी कॉय की खोज किसने की है? तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में गोल्जी कॉय की खोज की है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी कॉय को ही कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी कॉय का मुख्य कार्य क्या है? तो यह श्रवण का कार्य करता है गोल्जी कॉय। कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लवक, इसे प्लास्टिड कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका का रसोई घर कहलाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है हरित लवक को। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है, यह केवल पादप में होता है। बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान किया जाता है क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दिल क्या कहलाता है? तो क्रिस्टी कहा जाता है इसे। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दिल को क्रिस्टी कहा जाता है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो हेक्सले का कथन है यह कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, हेक्सले ने कहा था। अगला है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है, एंथोसाइनिन के कारण। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? यह कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो लैंगिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेंथीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। पौधे में बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण ही पौधे में बैंगनी रंग उत्पन्न होता है।
एंथोसायनिन के कारण। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1962 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समसूत्री विभाजन की खोज किन्होंने की थी? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किन्होंने की थी? तो यह फॉर्मर तथा मूरे ने, इन दोनों ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। अगला है, केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो यह आरएनए के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह। पुरुष जीन किसका संगठन होता है? तो XY होता है पुरुष जीन में, और महिला जीन में XX होता है। अगला है, अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई क्या है? तो जीन होती है। अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई जीन होती है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो प्रीकैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रीकैम्ब्रियन काल में। कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। यह कौकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। विषाणु का आकार होता है तो 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है विषाणु का आकार। किस शैवाल से अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो यह कोलेरा नामक शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं कोलेरा से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लाइकेन प्राप्त किया जाता है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में जो लाइकेन प्रयोग किया जाता है यह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन है? तो ब्रायोफाइटा को माना जाता है। यह सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है ब्रायोफाइटा। कवक एवं शैवाल का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? इसे लाइकेन कहा जाता है। कवक एवं शैवाल के संयुक्त रूप को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? थियोफ्रेटस ने किया था। लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रेटस ने किया था। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। इन दोनों का अभाव होता है, जाइलम और फ्लोएम का। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कौन है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग है। सोलेनेसी कुल के पौधे कौन कौन हैं? आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च होते हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं सभी, आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। रोजेसी कुल के पौधे कौन होते हैं? तो नींबू, संतरा, बेल और मौसम्बी होता है। रोजेसी कुल के पौधे हैं यह। सत्य फल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मटर है, आम है। यह सत्य फल के उदाहरण है, मटर, आम। असत्य फल के उदाहरण कौन कौन है? तो सेब है, नाशपाती है, कटहल है। अगला है, आम तथा इमली के खाया जाने वाला भाग होता है तो मध्य फल भीति होता है। आम तथा इमली के खाया जाने वाला भाग मध्य फल भीति होता है। जीवाणुओं की कोशिका भीति बनी होती है तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भीति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। एंटीबायोटिक से प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, जीवाणु से एंटीबायोटिक्स को। जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? यह संवहनीय ऊतक होते हैं जाइलम एवं फ्लोएम। 4 पादप हार्मोन कौन कौन है? तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन तथा फ्लोरीजेंस है। 4 पादप हार्मोन है यह। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन है? तो ऑक्सीन की खोज सबसे पहले, ऑक्सीन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। यह प्रथम पादप हार्मोन है जिसकी खोज हुई थी। अगला है, ऑक्सीन क्या है? यह वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है, इसी के कारण पौधे में वृद्धि होती है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन है? तो एथिलीन है, यह गैसीय रूप में पाया जाता है। फलों को पकाने में सहायक होता है, एथिलीन गैस ही यह सहायक होता है। फूलों के खिलने में कौन मदद करता है? तो फ्लोरीजेंस, यह फूलों के खिलने में मदद करता है, हार्मोन है यह। अगला है, पौधों का जनन अंग होता है, पुष्प होता है पौधों का जनन अंग। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन क्या कहलाता है? इसे निषेचन कहा जाता है। बौने पौधे को लंबा करने में क्या सहायक होता है? तो जिब्रेलिन सहायक होता है, इसी के कारण बौने पौधे लंबा हो जाते हैं, जिब्रेलिन के कारण। एबिसिसिक एसिड एवं एथिलीन क्या है? एक वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। एबिसिसिक एसिड और इथिलीन एक वृद्धि रोधक हार्मोन होता है।
पुष्पों की संख्या की वृद्धि में कौन सहायक होता है? तो एथिलीन सहायक होता है पुष्पों की संख्या की वृद्धि में। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र और परितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ बेंगलुरु में स्थित है? यह पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन कौन है? तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यह सभी प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। पेरिफेरा संघ के जीव कौन कौन है? तो साइकोन, स्पंज, मायोनिया, यह सभी पेरिफेरा संघ के जीव हैं। एनिलिडा संघ के जीव कौन है? तो केंचुआ और जोंक, यह एनिलिडा संघ के जीव हैं। केंचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती है? तो 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है केंचुए में। ऑर्थोपोडा संघ के जीव कौन कौन है? तो तेलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है, मक्खी है, अगला है केकड़ा है, झींगा मछली है। कॉकरोच के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 13 चेंबर होते हैं कॉकरोच के हृदय में। मोलास्का संघ के जीव कौन कौन है? तो घोंगा और सीपी, यह मोलास्का संघ के जीव हैं। मोलास्का संघ के जीव में श्वसन कहाँ होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। मोलास्का संघ के जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर की होती है मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज, यह क्या है? तो एंजाइम होते हैं ये सभी। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो ट्रिप्सिन इनको अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो टाइलिन तथा लाइसोजाइम होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है यह। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। हाइपोथैलेमस मदद करता है शरीर के ताप को बनाए रखने में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है, इसे पेनक्रियाज भी कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो हृदय है, सबसे व्यस्त अंग है यह हृदय। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं? इन्हें सीरा कहा जाता है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है? तो हीमैटिन होता है यह। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला यह लौह यौगिक होता है हीमैटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना ही आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण ही एनीमिया रोग हो जाता है। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, तो थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बन पाते हैं। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड, यकृत और पलिया में श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना ही श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य होता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना ही रक्त का मुख्य कार्य होता है। कार्ल लैनिस्टर ने नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज भी की थी, रक्त समूह की। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन है? तो थायरॉक्सिन और इड्रेनलिन है। यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। थायरॉक्सिन और इड्रेनलिन है। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो वृक्क है, इसे किडनी कहा जाता है। मनुष्य में और स्तनधारियों में यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो कॉर्टेक्स कहा जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। और वृक्क का भीतरी भाग मेंडुला कहलाता है। वृक्क का वजन कितना होता है? 150 ग्राम लगभग वृक्क का वजन होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है यह। मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। मनुष्य का सबसे विकसित भाग क्या है? तो सेरिबरम है। यह मनुष्य का सबसे विकसित भाग है, सेरिबरम। हाइपोथैलेमस कहाँ मौजूद होता है? तो अग्र मस्तिष्क में होता है यह हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। सेरिबेलम तथा मेंडुला ऑम्बलांगेटा कहाँ का भाग है? तो यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, सेरिबेलम और मेंडुला ऑम्बलांगेटा। हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तो मेंडुला ऑम्बलांगेटा नियंत्रित करता है हृदय स्पंदन और श्वसन दर को।
हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करती है यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना ही सेरिबेलम का मुख्य कार्य होता है। मेरुरज्जु, इसे स्पाइनल कोड कहा जाता है, यह कहाँ होता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है तंत्रिका ऊतक की इकाई। मांसपेशी एवं अस्थियों का जोड़ क्या कहलाता है? तो इसे टेंडन कहा जाता है। मांसपेशी और अस्थियों के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो लीगामेंट्स कहा जाता है अस्थि से अस्थि के जोड़ को। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो रेनिन होता है, इसी के कारण दुग्ध प्रोटीन पच जाता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है वस्तु का भार। पौधे जो कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है वह कौन है? पपीता है। यह कायिक परिवर्तन इसमें नहीं होता है पपीता में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला साइंस रिवीजन का सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।